बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तैनाती का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर को 3 साल के लिए आर्मी चीफ तैनात किया गया है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 3 साल के लिए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तैनाती का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर को 3 साल के लिए आर्मी चीफ तैनात किया गया है। इसी बारे मजीद जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, मजीद अपडेट्स क्या हैं आपके पास? से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तैनाती का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर को 3 साल के लिए आर्मी चीफ तैनात किया गया है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 3 साल के लिए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिए गए हैं, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी बारे मजीद जानेंगे हसन रजा से। हसन, नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जिस तरह वज़ीर आज़म के बाद सदर पाकिस्तान ने आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी के हवाले से समरी की मंजूरी दी थी, जिसके बाद मिनिस्ट्री डिफेंस की जानिब से बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। 4 गजट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कि SRO नंबर 2053/22 है, उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को जनरल के रैंक पर तरक्की देते हुए उन्हें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 3 साल के ओहदे के लिए तैनात कर दिया है। 29 नवंबर 2022 को ये अपने कमान संभालेंगे। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो कि उनको जनरल के ओहदे पर तरक्की देते हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी 3 साल के लिए तैनात कर दिया है। 27 नवंबर 2022 को साहिर शमशाद मिर्जा जो है वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन भी मिनिस्ट्री डिफेंस की जानिब से जारी कर दिया गया है। तो उसके मुताबिक 29 नवंबर 2022 को वो अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। जनरल नदीम रजा जो कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, वो जो है 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इसके हवाले से भी बाकायदा मिनिस्ट्री डिफेंस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया, हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे। बराह रास्त आपको लिए चले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि काबीना जो मर्जी कहे, जो मर्जी फैसले करे, सरकारी अफसर उसको इम्प्लीमेंट करने पर तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक ये नैब का इदारा है और ये जो नाम नहाद एहतसाब का निज़ाम है, तो कोई शख्स भी इस मुल्क में फ़ैसले नहीं करेगा, क्योंकि वो कल इस नैब की जो नाम नहाद एहतसाब है इससे महफूज नहीं रह सकता। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि इस इदारे को ख़त्म करें और मुल्क के निज़ाम को चलाएं। मैंने बारहा कहा है कि जो साबका चेयरमैन नैब थे, जिन्होंने ये सब मुकदमे बनाए हैं, और मुकदमे ऐसे हैं कि एक मुकदमा भी उनके दौर के अंदर मुकम्मल नहीं हो सका। कहीं चलान मुकम्मल नहीं है, कहीं फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। ये मुकदमात सिर्फ इसलिए बनाए जाते थे कि सियासतदानों को दबाया जाए, उन पर प्रेशर डाला जाए, उनको तोड़ा जाए और हुकूमत को मजबूत किया जाए। तो आज इस मामले को ख़त्म करके और इस नैब के इदारे को ख़त्म करके मुल्क के निज़ाम को चलाने की ज़रूरत है। आप नैब, मेरा चैलेंज है मौजूदा नैब चेयरमैन को भी कि हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें कि जो सियासतदानों के ख़िलाफ़ जावेद इकबाल साहब ने मुकदमे बनाए उनकी हकीकत क्या है, और जावेद इकबाल साहब से ज़रूर सवाल करें। और मैंने बारहा पिछले 2 साल से कर रहा हूँ कि आप ज़रा अपने एहसासे भी इस मुल्क के अवाम के सामने रखें कि पता चले कि आपके एहसासे क्या हैं और आप क्या करते रहे हैं। क्योंकि जो आदमी दूसरों पर इल्ज़ामात लगाए, दूसरों को एहतसाब करने की कोशिश करे, वो सबसे पहले ख़ुद एहतसाब के अमल में शामिल हो। अब मुल्क की सियासत आप देख लें कि इमरान खान साहब पिछले 1 महीने से सफ़र शुरू किया है, इस्लामाबाद अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फौजी क़यादत की तकर्रुरी पर दबाव के बावजूद फैसला मेरिट पर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सीनियरिटी के असूल पर फैसला इदारे की मजबूती के साथ साथ मुल्क में इस्तेहकाम का बाइस बनेगा।
सीनियरिटी का असूल इदारों को मजबूत बनाता है। मौशी मजबूती के लिए नेशनल डायलॉग की तजवीज़ पर कायम हो। उनका मजीद कहना था कि मौशी मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीह है। उम्मीद है मामलात आगे चलेंगे और मईशत मजबूत होगी। मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान ने झूठी अनार की तस्कीन के लिए सदर मुमलिकत को लाहौर बुलाया। वज़ीर आज़म ने फैसले से पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की। वज़ीर दाखिला ने एतराफ़ भी किया कि हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। नवाज शरीफ के बगैर इंतखाबात में गए तो नुकसान उठाएंगे। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे। ने अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए जब वो प्रेसिडेंट को जनाब उधर बुलाया, लाहौर बुलाया, हालांकि प्रेसिडेंट ने तो बिल्कुल, यानी बात ये है कि जी वज़ीर आज़म ने अगर मुशावरत, वज़ीर आज़म का होता तो सियासी होता है और आपकी इत्तेहादी गवर्नमेंट है और वज़ीर आज़म जो है वो इत्तेहादी हुकूमत है, वो पार्टी एक पार्टी का सरबराह है। ये सारा फसाद, सारा तमाशा, इसकी एक एक डेट, इसके शुरू करने का वक्त, इसके यहाँ पहुँचने का टाइम, इसको जो है वो आगे बढ़ाने का टाइम, ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस तैनाती को डिस्प्यूट करने के लिए था और शायद इसमें ये बुरी तरह से नाकाम हुआ है। यानी जो अगर अपनी मर्ज़ी तो इसे मालूम था शायद कि नहीं होगी, लेकिन जो ये चाहता था वो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उसके जो है वो उल्ट हुआ। अगला इलेक्शन जो है विदाउट द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ कि वो फिज़िकली हम में मौजूद हों, हम अगर जाएंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, क्योंकि लोगों का हम रिलीफ नहीं दे सके। लोगों का थोड़ा सा बेएतबारी जो है ना वो लोग हमारे ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि वो जब वो आएंगे, वो आएंगे तो वो आके जब बात करेंगे तो लोग उसके ऊपर यकीन करें। आर्मी चीफ के अहले खाना की टैक्स मालूमात लीक होने पर FBI की तहकीकात। इब्तदाई रिपोर्ट में इनलैंड रेवेन्यू के 2 अफसरान को बरतरफ कर दिया गया है। इस राय के मुताबिक डेप्यूटी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आतिफ नवाज वड़ाइच को ओहदे से हटा दिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ज़हूर अहमद को भी ओहदे से हटा दिया गया है। अफसरान से डाटा के लीक होने के सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। दोनों अफसरान के लॉगिन और पासवर्ड से मुबैना तौर पर डाटा लीक हुआ है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शेख 198 और 216 की खिलाफ वर्जी के तहत तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म इस्तांबुल शिप यार्ड में बहरी जहाज़ का मुश्तरका इफ्तिताह करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्क कारोबारी तबके से भी मुलाकातें करेंगे, जबकि रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा है कि तुर्की में रहना घर जैसा महसूस होता है। पाकिस्तान और तुर्की में ताउन मज़ीद बढ़ाया जाएगा। तो डीसी रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ को एक दिन के लिए जलसा करने की मशरूत इजाज़त दे दी। डीसी रावलपिंडी ने 56 शराइत के साथ फैज़ाबाद के मकाम पर जलसे की इजाज़त दी है। आपको बताएं कि डीसी रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ को एक दिन के लिए जलसा करने की मशरूत इजाज़त दी है और इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, आगाह कीजिएगा कि 56 शराइत रखी गई हैं, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी जानिब से डीसी रावलपिंडी को एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि उनको फैज़ाबाद के मकाम पर जलसा और धरना देने की इजाज़त जो है वो दी जाए। ताहम एक दिन के जलसे की इजाज़त जो है वो दी गई है और इसमें डीसी रावलपिंडी ने 56 शराइत जो रखी हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जलसा 26 तारीख के दिन होगा और उसके दिन इसको ख़त्म होना है, क्योंकि 27 तारीख को जो है यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट की टीम्स जो हैं उन्होंने पहुँचना है, क्योंकि पाकिस्तान इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम्स हैं उनके दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होना है और इसी वजह से तमाम इंतज़ामात उस हवाले से किए जाने हैं। इसके अलावा इन 56 शराइत में ये भी कहा गया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त किया जाएगा जो जलसे का वक्त होगा, उससे पहले जो मखसूस टाइम है उसमें किसी किस्म का कोई आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सके। मैं आपको ये भी बताऊँ कि इन शराइत में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि किसी किस्म का असलहा लाने की इजाज़त नहीं होगी। दफ़ा 144 जो है वो नाफिज होगी और उसके मुताबिक ही तमाम इक़दाम जो है वो किए जा सकेंगे। इन शराइत में ये भी कहा गया है कि जैसे ही जलसा ख़त्म होगा और इमरान खान की सिक्योरिटी की जिम्मेदार जो होगी वो PTI की इंतज़ामिया होगी, जो इंतज़ामिया के लोग मुनव्वर हमें अपडेट कर रहे थे।
तो दूसरी जानिब इमरान खान ने 26 नवंबर के जलसे के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया। वीडियो पैगाम में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हकीकी आज़ादी कौम को तब मिलती है जब इंसाफ हो। इंसाफ होगा तो हुकूक मिलेंगे, आज़ाद कौमें ही खुशहाल होती हैं। करें मेरी हकीकी आज़ादी की मार्च पे। हकीकी आज़ादी एक कौम को तब मिलती है जिस कौम में इंसाफ होता है। इंसाफ होता है तो हुकूक होते हैं, हुकूक होते हैं तो एक कौम आज़ाद होती है और आज़ाद कौम ही खुशहाल होती है। तो हम सब इस मार्च पे शिरकत करेंगे सारे मुल्क को पैगाम देने के लिए कि ये कौम अब तब तक चुप करके नहीं बैठेगी जब तक हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होते। मैं इस हालत के अंदर आपके लिए आ रहा हूँ और आपने हफ्ते को पिंडी में मेरे लिए पहुँचना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर मुतहर्रिक होने का फैसला कर लिया है। कुछ दिन तक लाहौर में क़याम करेंगे। बदलती हुई सियासी सूरत हाल में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डालने का फैसला कर लिया है। चंद रोज़ क़याम के दौरान वो लाहौर में अहम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक करने के उमूर के साथ साथ मुल्की सियासत पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। महकमा तालीम सिंध का घोस्ट असातिज़ा के खिलाफ बड़ा इकदाम सामने आ गया है। घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने के लिए अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत लिख दिया गया है। तालीम से खिलवाड़ करने वाले घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ महकमा तालीम सिंध ने डंडा उठा लिया है। सुबह भर में निशानदही के बाद घोस्ट असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने के लिए अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत लिख दिया है। सिंध भर के 2019 मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी गई हैं। सेक्रेटरी तालीम के मुताबिक पहले मरहले में ये कार्रवाई की गई है। उसके बाद महकमा घर बैठे तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करेगा। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क लेकिन खुराक की ज़रूरियात में खुद कफील नहीं है। सालाना 40 लाख मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करना मजबूरी है। पंजाब मुल्क की ज़रूरत की 70% गंदम पैदा करता है। हुकूमत ने गंदम का ज़र-ए-काश्त रकबा और पैदावार बढ़ाने के संजीदा इक़दाम ना उठाए तो इंपोर्ट बिल मज़ीद बढ़ेगा। फैसलाबाद से मियां अंजुम रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ज़रई मुल्क लेकिन गंदम और दीगर ज़रई अजनास का इम्पोर्टर। पंजाब फूड बास्केट ज़रूरत की गंदम का 70% पंजाब पैदा करता है। मुल्क में 2 करोड़ 20 लाख एकड़ रकबा पर गंदम काश्त होती है। पंजाब में 1 करोड़ 65 लाख एकड़ रकबा पर गंदम काश्त होती है। गंदम की सालाना मुल्की ज़रूरत 3 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन है। सालाना मुल्की पैदावार 2 करोड़ 80 लाख मैट्रिक टन है। पंजाब में गंदम की पैदावार 2 करोड़ मैट्रिक टन, बाकी तमाम सूबों की गंदम की पैदावार 80 लाख मैट्रिक टन। 40 लाख मैट्रिक टन सालाना महंगी गंदम की इंपोर्ट मुल्क की मजबूरी है। पिछले साल टारगेट से थोड़ा हम नीचे रहे, तो ये तो होता है कि जितनी आपने प्रोडक्शन की है उसके हिसाब से जितनी आपकी ज़रूरत है फिर आप जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट जो है ना इस वक्त मार्केट जो वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट उसमें वीट का रेट बहुत ज़्यादा है, हमारे से तकरीबन 2 गुना से तकरीबन इतने एक्सपेंसेस उसमें आ जाते हैं। हुकूमतों ने गंदम का ज़ेरे काश्त रकबा और पैदावार बढ़ाने के लिए संजीदा इक़दामात ना किए। हर साल हुकूमतों की तरफ से काश्तकारों के लिए सब्सिडी, इमदादी कीमत के ऐलानात किसी काम ना आए। बरसों से गंदम का बहरान, इंपोर्ट और महंगा आटा कौमी जिंदगी का मामूल बन चुके। पंजाब हुकूमत ने इस साल गंदम के बीज की 50 किलो की बोरी 1200 रुपए सब्सिडी के साथ फराहम करने का वादा किया। इमदादी कीमत भी 2200 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए फी मन कर दी। काश्तकार खाद, डीजल और बिजली कीमतों में इजाफे के खदशात का शिकार हैं। सब्सिडीज तो गवर्नमेंट ने एक दे दी, बहुत अच्छा इकदाम है, इसको सराहना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इस सब्सिडी से जो किसान के अखराजात हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, सवाल ये बनता है। सब्सिडी दी है ना बहुत कम है, क्योंकि ट्यूबवेल चलाना पड़ता है, बिजली महंगी है और डीजल भी महंगा है, इसके हिसाब से ये बहुत कम है। गंदम की इमदादी कीमत सिंध की निस्बत कम। सिंध में 4000 फी मन मुकर्रर है। कम वक्त में नगद आवर फसलों की तरफ बढ़ता रुझान भी गंदम का ज़ेरे काश्त रकबा बढ़ने में बड़ी रुकावट है। हुकूमत को खुद कफालत के लिए नई और जामिया ज़रई पॉलिसी मुतारफ कराना पड़ेगी। गवर्नमेंट जो है किसानों को
کہاں سبسڈیز دینی ہیں، سبسڈیز دینے کے لیے اس کے علاوہ جو اس کا ایک لے آؤٹ بنے کہ کہاں پہ کس چیز کی پروڈکشن ہونی چاہیے، پھر یہ کہ ان کو اچھے معاوضے دیے جائیں کسانوں کو۔ حکومت نے ایک بار پھر کاشتکاروں کے لیے روایتی اعلانات کیے ہیں۔ گندم کی پنجاب میں پیداوار کا ہدف 10 لاکھ میٹرک ٹن بڑھایا گیا ہے، لیکن ہدف پورا بھی ہو جائے تو 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی کمی ہوگی اور گندم امپورٹ کیے بنا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ گندم خوراک کی ضروریات میں سر فہرست ہے، لیکن دالیں اور خوردنی تیل کی درآمد پہلے ہی ملکی خزانے اور عوام کی جیب پر بھاری پڑتی ہے۔ جامع زرعی پالیسی اور اس پر یقینی عمل درآمد ہی امپورٹ بل کم کر سکتا ہے۔ کیمرامین زبیر گمن کے ساتھ میاں انجم، دنیا نیوز، فیصل آباد۔ سپریم کورٹ میں فیصل وابڈا نااہلی کیس کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر رضا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے ہمارے رپورٹر عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، تقریباً 10:30 بجے یہ سماعت شروع ہونی ہے، 5 منٹ رہتے ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیے، آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو منحرف رکن اسمبلی ہیں فیصل واڈا جو نااہل ہوئے تھے ان کو تاحیات نااہل کرنا ہے یا پھر ان کی جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز 2 آپشنز دیے تھے فیصل واڈا کو اور یہ کہا تھا کہ یا تو وہ اپنی غلطی تسلیم کریں اور جو آئین کے آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت نااہل ہو جائیں تو 5 سال کے لیے نااہلی ہوگی، اور اگر وہ کانٹیسٹ کرتے ہیں اور اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے تو پھر ان کی جو نااہلی الیکشن کمیشن کی طرف سے 62(1)(f) کے تحت کی گئی ہے، جو تاحیات نااہلی ہے، پھر انہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ فیصل واڈا اس وقت سپریم کورٹ میں پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر رضا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا اور فیصل واڈا اپنا بیان دیں گے کہ کیا وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے دوہری شہریت چھپائی اور جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا، تو پھر عدالت اس حوالے سے فیصلہ کرے گی، کیونکہ فیصل واڈا کے جو وکیل ہیں وسیم سجاد، ان کا بار بار یہ موقف ہے کہ الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنے اختیار سے تجاوز کر کے فیصل واڈا کو تاحیات نااہل کیا، جو الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں تھا۔ تاہم بینچ بار بار یہ کہتا ہے کہ فیصل واڈا نے بار بار جھوٹ بولا اور جھوٹا بیان حلفی دیا اور انہوں نے جو ہے وہ مس لیڈ کرنے کی کوشش کی ریٹرننگ آفیسر کو بھی اور اپنے تمام ووٹرز کو بھی جنہوں نے ان کو ووٹ دیا، کیونکہ تو یعنی کہ کچھ ہی دیر میں سماعت ہونے والی ہے۔ عامر سعید عباسی، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مارگلا ہلز نیشنل پارک میں تیندوؤں کی موجودگی کے پیش نظر وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ پارک رینجرز گشت کے دوران مقامی آبادیوں کو تیندوے سے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں فوزیہ علی۔ جی بالکل، اس وقت ہم مارگلا نیشنل پارک میں موجود ہیں اور مارگلا نیشنل پارک کا رقبہ تقریباً 17,386 ہیکٹر پر محیط ہے اور یہاں پر تقریباً 38 ممالیہ جانور بھی رہتے ہیں، جس میں تیندوے بھی شامل ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل اسلام آباد کے شہریوں میں کچھ خوف و ہراس بھی پایا گیا ان تیندووں کی وجہ سے۔ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آگاہی کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ عمر بلال۔ بیسیکلی یہ تیندوے کا نظر آنا نیشنل پارک میں یہ ہیلدی ایکو سسٹم کی نشانی ہے۔ ہم لوگوں نے خصوصی ٹیموں کو تشکیل دے دیا گیا، 3 ہماری خصوصی ٹیمیں جو ہیں وہ اس 24 گھنٹے پیٹرولنگ کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو ضلع انتظامیہ نے بھی ہمیں تکنیکی مدد فراہم کی ہے، ہمیں NOCs وغیرہ کچھ ریکوائرڈ تھے ہوٹرز وغیرہ کے لیے، وہ انہوں نے ہم لوگوں کو فراہم کر دی ہیں۔ جو مقامی آبادی ہے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے کہ آپ شام کے اوقات میں اپنے بچوں کو، بزرگوں کو، اپنے خصوصاً جانوروں کو باہر مت نکالیں، محفوظ مقامات پر رکھیں۔ جو محلے کا آبادی ہے ان کو چاہیے کہ یہ جو ہم لوگ ان کو SOPs بتا رہے ہیں یہ ان پہ عمل درآمد کریں پراپر اور اس کو تنگ مت کریں۔ جو بالکل، انسان جو انکروچمنٹ کر کے مارگلا نیشنل پارک تک پہنچ رہے ہیں، جو جنگلی حیات ہیں وہ یہاں نہیں آ رہے کیونکہ یہ ان کا ہیبیٹیٹ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی ضلع انتظامیہ جو ہے وہ نظر رکھے اور ساتھ ہی ساتھ جو SOPs بتائے جا رہے ہیں اویئرنیس کے لیے عوام کو، اس پر وہ عمل درآمد کریں۔ جی